कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से सबका वेलकम करता हूं। तो बच्चों, हमने ये डिसीजन लिया है कि हम क्लास 12th का क्रैश कोर्स लेकर आएंगे और क्रैश कोर्स में हम सबसे पहले सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक वाला सेक्शन क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्या होता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स? तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एल्केन या फिर एरीन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम देन कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज नोन एज हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स। तो देखो, एल्केन से या फिर एरीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए, किसके द्वारा? हेलोजन एटम के द्वारा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होता है? उसी को हम हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक एल्केन है, इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने एक क्लोरीन को ऐड किया, तो ये देखो क्या बन गया, यहाँ पे Cl आ गया। तो ये क्या हो गया, एक हेलो एल्केन हो गया। उसी तरह ये बेंजीन है, बेंजीन में हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन हमने लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, अब चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखो, अगर कंपाउंड के अंदर जो भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, अगर उसके अंदर केवल एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम शब्द क्या यूज करेंगे, मोनो। और अगर हेलो एल्केन है तो मोनो हेलो एल्केन, और अगर एरीन है तो मोनो हेलो एरीन। देखो यहाँ पर देखो, CH3Cl केवल एक हेलोजन एटम है। उसी तरह CH3CH2Cl, ये इसमें भी क्या है, एक हेलोजन एटम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर देखो कंपाउंड में दो ठो हेलोजन एटम है, तब हम क्या कहेंगे, ये डाई हेलो एल्केन है। ठीक, और सेम केस में अब यहाँ पर भी देखो, ये क्या है, हेलो एरीन है। यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक हेलोजन एटम है, तो इसको मोनो हेलो एरीन कहेंगे। अगर दो हेलोजन एटम है तो ये डाई हेलो एरीन हो जाएगा। अब देखो, डाई हेलो एल्केन्स में भी दो केसेस आते हैं। दो केस क्या आते हैं, अगर ये जो दोनों हेलोजन एटम है ये जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड, या फिर शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, विस डाई हेलाइड। ठीक है, और अगर दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन पर मौजूद है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, जेमिनल डाई हेलाइड या फिर जेम डाई हेलाइड। ये शॉर्ट में जेम डाई हेलाइड बोलते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अभी और भी क्लासिफिकेशन हमें सीखना है, तो इतना फिलहाल नोट करो। इसके बाद हम और भी तरह से क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, इसको नोट कर लो। आइए और कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एज 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हम बोले, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी बोले, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी बोले। आइए और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन एज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, 3 डिग्री या फिर टर्शरी। अब देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम कैसे पहचानेंगे? हम ऐसे पहचानेंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो केवल डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कहलाएगा। अब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। अब देखो, हेलोजन अगर डायरेक्टली एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एल्किल हैलाइड में आएंगे। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्या है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो ये सब क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके अलावा कुछ ऐसे ये क्लासिफिकेशन भी है, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट हम कर देते हैं। देखो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा एक कार्बन, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए,
sp3 होना चाहिए और उस कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा एक कार्बन जो कि क्या है, sp3 है। क्या है ये, sp3 है। ये कार्बन भी क्या था, sp3 था और उसी पर हैलोजन जुड़ा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसी से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है जिससे हैलोजन जुड़ा, ये sp2 है। ये क्या है, sp2 है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप, और ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगर बेंजीन से डायरेक्टली कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन sp3 है और उसी sp3 कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसका जो नाम है इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। यहाँ पर भी देखो बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन क्या है, sp3 है। ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी क्या है, sp3 है। ये सारे के सारे क्या हैं, बेंजाइलिक हैलाइड के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब अगर बेंजीन से डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तब वो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी GMP यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखेंगे कि हम हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। आइए अब बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी GMP ऑफ हेलो एल्केन्स। और सबसे पहले हम हेलो एल्केन किससे बनाने वाले हैं, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाएंगे। अब एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो ये बनता है बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अगर हम एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा दें तो हेलो एल्केन मिल जाएगा। ये होता कैसे है, ये एक एल्केन है, मीथेन है ये, इसमें हमने Cl2 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये होगा क्या, कुछ इस तरह से CH3Cl प्लस HCl। अब देखो क्लास 11 में हमने इसका मैकेनिज्म भी सीखा हुआ है कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ठीक, अब हालांकि वो क्लास 12 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, हम इसके मैकेनिज्म को भी एक बार फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, चेन इनिशिएशन यानी चेन का स्टार्ट होना। चेन कैसे स्टार्ट होता है, ये जो Cl2 है क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या होता है, होमोलिसिस होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के बीच में, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। जब होमोलिसिस होता है तो दोनों ही क्या करते हैं, एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, दो ठो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्या है ये खुद का इलेक्ट्रॉन है दोनों क्लोरीन का। ठीक, अब देखो क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वापस से और भी तरह के फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। किसी और कंपाउंड सामने दिखेगा तो उसके साथ इंटरेक्ट करके और भी तरह के क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। वही काम होता है चेन प्रोपागेशन में, मतलब चेन का आगे बढ़ना, चेन का प्रोपागेट करना। ये Cl डॉट बन गया था, अब ये क्या करेगा, CH4 के पास जाएगा, Cl डॉट प्लस CH4, यहाँ से ये क्या करेगा, CH3 डॉट बनाएगा प्लस HCl। ये अब देखो वापस से फिर वही बात आएगी, CH3 डॉट बना तो फिर से ये क्या करेगा, दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के पास जाएगा और फिर से Cl डॉट को जनरेट करेगा। कैसे, ये CH3 डॉट था, ये गया दूसरे Cl के पास, ठीक है, दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल के पास गया और यहाँ से ये क्या किया, एक ठो Cl डॉट अपने पास ले लिया, ये CH3Cl बन गया और साथ में एक और Cl डॉट बन गया। ठीक,
ये सब काम हुआ चेन प्रोपागेशन में। अब आता है नंबर चेन टर्मिनेशन का। चेन टर्मिनेशन यानी कि ये चेन बंद कैसे होगा। तो चेन बंद होता है जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए। अब वो दोनों फ्री रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितने तरह के हमको फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, एक Cl डॉट, एक CH3 डॉट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चेन टर्मिनेशन में। चेन टर्मिनेशन में बस दो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे, भाई सारे फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो कोई नया फ्री रेडिकल फिर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के पास जाते हैं और नया क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो जब सारे खत्म हो जाएंगे तो वहीं चेन बंद हो जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास Cl डॉट है, CH3 डॉट है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि Cl डॉट दूसरे Cl डॉट के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना ले। ठीक है, Cl डॉट खत्म हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है CH3 डॉट Cl डॉट के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना ले। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3 डॉट जो है अपने ही जैसे दूसरे CH3 डॉट के साथ कंबाइंड करके CH3 बना ले, इथेन। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इथेन भी बनता है। समझ में आई बात। तो ये सब रिएक्शंस होते हैं चेन टर्मिनेशन में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए, तो ये अल्केन से हमने बनाना सीख लिया। अब अगर मान लो मीथेन की जगह और भी हम हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे हमने मान लो प्रोपेन ले लिया। प्रोपेन ले लिया अगर CH3 CH2 CH3, अब क्या कराया हमने, इसका भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराया। तब क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, जैसे वहाँ बना था यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसका भी फिर से होमोलिसिस होगा, सारा मैकेनिज्म वैसे ही जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, भाई ये वाला कार्बन तो सेम है, ये वाला कार्बन अलग है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि बीच वाले कार्बन पे डॉट बने। ठीक है, और दूसरा है कि ये बने। ये क्या है, ये है 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां से दो हमको मिल सकता है। क्या क्या मिलेगा, यहां से हमको दो चीज मिल सकता है, दो ठो हेलोजन वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। एक तो ये मिल जाएगा और दूसरा भाई जैसा फ्री रेडिकल बना है उस तरह का हमको हेलो एल्केन भी मिल जाएगा। तो 1 क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा। ये क्या होता है, मेजर होता है। ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। हालांकि क्लोरीन के केस में ये बहुत मेजर का मतलब ये भी नहीं कि ये 95% हो जाएगा, ये करीब करीब कुछ 55% होता है, ये 45% होता है। तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, दोनों ही एक जैसा ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही अमाउंट में बनता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि कोई 90 है या 95 है तो दूसरा 5% है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर अगला प्रिपरेशन हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो बाय एडिशन ऑफ HX। X क्या है, हेलोजन है। देखो होता क्या है, ये एक एल्कीन हमने लिया, इसमें बस हमने HCl जोड़ दिया। एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन पर क्लोरीन लगा दो। किसी पर भी हाइड्रोजन, किसी पर भी क्लोरीन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सिंपली हमको HCl जोड़ देना है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत यहाँ पे होती है। ये तो क्या था, ये सिमेट्रिकल एल्कीन था। ये क्या था, सिमेट्रिकल एल्कीन था। ठीक, अब यहां पे दिक्कत तब आती है जब एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल हो। अब यहां पर देखो, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, अलग है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर किस पर हाइड्रोजन लगाएं, किस पर हेलोजन लगाएं, ये मैटर करता है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो लिख लो, मार्कोनिकॉफ
रूल, और ये किसके लिए है? फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए होता है। ठीक, इसमें होगा क्या, इस पे नियम लिख लो, हैलोजन ऑफ HX gets attached to that double bonded carbon atom which contains lesser number of hydrogen atom। ठीक है, चलिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं और उस पर हम HCl को ऐड करते हैं। ये रहा, अब इस पे हम HCl को ऐड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, जो हेलोजन वाला पार्ट है वो किधर जाएगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा, हेलोजन किधर जाएगा? बीच वाले कार्बन पे। ठीक है, ये बनेगा। ठीक, अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है, क्योंकि हमेशा नहीं, अगर इस तरह का अल्कीन है तब तो हमें सही प्रोडक्ट मिलेगा जो रूल है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड अल्कीन जब रहता है तो वहाँ पे इसके फेल होने के चांसेस बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल जो है कहीं ना कहीं से मैकेनिज्म को देखकर ही तो बनाया गया है। तो मैकेनिज्म में इसमें होता क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और कहीं पर भी कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर लिख लो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन so rearrangement is possible, so rearrangement is possible। तो सीधा सा मतलब यही है। हालांकि बोर्ड्स में आपके काम चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो इसके मैकेनिज्म को भी हमको सीखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर देखेंगे कार्बोकैटायन में अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की तब तो ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो जाएगा सब एडिशन। लेकिन अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट की संभावना है, कोई शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग, तब हम क्या करेंगे, वहाँ उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट जो है जो हम मार्कोनिकॉफ रूल से सोचते हैं उससे अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। चलिए मैकेनिज्म पे देखते हैं। ये अल्कीन हमने लिया, अब देखो यहाँ पर ये जो HCl है, ये जो एसिड हमने लिया, ये H+ देगा, और H+ की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो दो हमारे पास रास्ते हैं, या तो बॉन्ड इधर इस वाले कार्बन पे ऐसे टूटे या फिर ऐसे टूटे। तो दो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उस पर कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो ये H+ है और ये Cl- है। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और इस पर CH2- आएगा, और जिस पर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो इस CH3 हो जाएगा। ठीक है, एक ये बनेगा। और दूसरा क्या है, नीचे वाली पॉसिबिलिटी है कि कार्बन जो बीच में उस पर नेगेटिव बने तो उस पर हाइड्रोजन चला जाए, और जो CH2 वाला कार्बन है इस पर पॉजिटिव बने। ये कुछ इस तरह से। ये क्या है, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो 1 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, H+ तो ले लिया, अब Cl- बचा है, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब बारी आती है क्लोराइड की, Cl-, तो दोनों ही लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल है वो तो ज़्यादा अमाउंट में बना होगा ना, तो उसके वजह से जो Cl इस पर जुड़ेगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, यानी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा। कौन सा मेजर होगा, ये मेजर होगा, और इसी को हम
प्रोडक्ट भी कहते हैं केवल, माइनर तो हम बनाते भी नहीं हैं, ठीक। यही हम बनाते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से भी यही बनना चाहिए, क्योंकि बीच वाला कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उसी पर हैलोजन जाके जुड़ रहा है, यही मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा भी हम ले लेते हैं, मेरा मन कर रहा है लेने का, जिसमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बने। मैं प्रोडक्ट बना दूंगा और तुम्हें खुद बताना है कमेंट करके कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। हालांकि बोर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बोर्ड्स में सिंपल सा एल्कीन ही आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है, हर जगह लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन जिसको देना है वहाँ पर चीज़ें अलग आ सकती हैं। अब अगर हम ये एल्कीन ले रहे हैं, हमने HCl ऐड कराया तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और तुम्हें यही एक्सप्लेन करना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। मैं इतना हिंट दे दे रहा हूं, क्या करना है हमको, जनरेट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके बाद डू रीअरेंजमेंट, ठीक है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसमें ऐसा आएगा व्यवस्था की रीअरेंजमेंट होने की संभावना होगी, तो वहां पर रीअरेंजमेंट कराओ। फिर उसके बाद क्या होगा, एक जो कार्बोकेटाइन पहले बना था उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको मिलेगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल यह वर्ग ही यहीं पर करता है कि हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी पर जाके हेलोजन एटम लास्टली अटैक करता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसको भी नोट करा देते हैं फटाक से, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करें हम, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नाम से भी लग रहा है कि जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होगा, तो लिख लो हेलोजन ऑफ HX gets attached on that double bonded carbon atom which contains greater number of hydrogen atom। और ध्यान लो, अगर ये उल्टा हो रहा है तो सब कुछ पहले जैसी तो होंगी नहीं, कुछ ना कुछ बदला होगा, तभी ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। तो बदलता क्या है, बदलता ये है कि हम यहाँ पर परऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कोई एक परऑक्साइड मौजूद होता है HX के साथ, HX के साथ परऑक्साइड, कौन सा परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड हो सकता है, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, और HX भी हम कौन सा लेंगे, केवल और केवल HBr। ध्यान रहे HBr प्लस परऑक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ध्यान रहे HCl के साथ कुछ नहीं होगा, परऑक्साइड हमने लिया, कहाँ पर जाएगा, Br, उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन एटम है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, कन्वर्जन में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, हेलोजन जो होता है बीच में कभी किनारे लगाना होता है, तो ध्यान देना कि हमें क्या क्या रखना है, ठीक है। यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर HCl यूज़ हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, HBr केवल यूज़ हो रहा है तो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, HCl प्लस परऑक्साइड यूज हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ ना नहीं, अब भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही यूज़ करना है। जब तक HBr के साथ परऑक्साइड ना हो तब तक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगा, HBr प्लस परऑक्साइड होगा तब जाके एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। यहाँ पर लिख लो HBr प्लस परऑक्साइड
एकदम हाईलाइट करके इसको लिख लो, यही मस्ट है एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन के लिए। ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। अब इसके बाद कुछ और प्रिपरेशन हम देखते हैं। अगला प्रिपरेशन आएगा अल्कोहल से, हालांकि इसमें एक चीज़ और बच गया है, इसको नोट करो। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ हम बता देते हैं। एल्कीन से ही डाई हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखो ये एल्कीन है, अगर हम इसमें Cl2 ऐड कर दें और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, विसिनल डाईहेलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसिनल डाईहेलाइड। देखो अगल बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। ब्रोमीन ले लिया इस बार, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या होगा CH3 CH, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br। ठीक, अब सीन हो रहा है कि एंटी हो रहा है एडिशन, इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हालांकि एंटी एडिशन होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम अल्कोहल से प्रिपरेशन देखते हैं। नोट कर लो फटाक से। अगला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अब देखो कोई एक अल्कोहल हम लेते हैं, ये हमने इथेनॉल ले लिया। अब इसमें हमको करना क्या है कि हमें हेलो एल्केन मिले, तो हम चाहे इसमें PCl ऐड कर दें या PCl5 ऐड कर दें या SOCl2 ऐड कर दें। तीनों ही केस में क्या होगा, अल्कोहल का OH हट जाएगा और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा और हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा। इसमें से भी सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इससे ये हम प्रीफर्ड करते हैं, यही बेस्ट तरीका होता है। क्यों, क्योंकि जो SOCl2 से रिएक्ट होता है ये अल्कोहल, तो जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, गैसियस होता है। तो हमें व्यर्थ में बाद में सेपरेट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, जो भी बाय प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा और हमें ये हेलो एल्केन मिल जाएगा। देखो होता ये है CH3 CH2OH प्लस SOCl2 पाइरिडीन होगा क्या, CH3 CH2 Cl, ये तो बनेगा ही, साथ में ये SO2 गैसियस बनेगा जो कि बाहर उड़ जाएगा, प्लस HCl गैसियस निकलेगा जो कि बाहर उड़ जाएगा। तो हमें ये मिल जाएगा आसानी से, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल से एक और तरीका भी है, अल्कोहल से ही एक और तरीका भी है। क्या करना है हमको, X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर जो भी X होगा हेलोजन वो वाला हमको मिल जाएगा। और X हो क्या सकता है, तो X या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो ये अल्कोहल से प्रिपरेशन हो गया, इसको फटाक से नोट करो। फिर इसके बाद हम हेलो एरीन्स कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम हेलो एरीन या हम ये कहें कि हेलो बेंजीन कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। देखो ये है बेंजीन, इस पे हमने Cl2 ऐड किया और साथ में हमें कोई लेविस एसिड लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या होगा, बेंजीन पर जाके Cl जुड़ जाएगा और ये हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। ठीक है, अब देखो क्लोरोबेंजीन हमको ऐसा भी मिल सकता है या फिर हमें कहीं ना कहीं से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये होता है N2Cl। इसमें भी क्या होगा, अगर हम Cu2Cl2 रखेंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक, Cu2Br2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और Ki पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ से हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा। और ध्यान दो ये जो दोनों रिएक्शन है ये सैंडमियर रिएक्शन, ये वाला नीचे वाला नहीं, ये सैंडमियर रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे हमने एक 7-8 मिनट का लेक्चर भी बनाया हुआ है, 10 मिनट का, जिसमें इसका प्रिपरेशन और इससे क्या क्या हम चीज़ें बना सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो लेक्चर ज़रूर से देखना है, और IUPAC वाला लेक्चर तो देखना ही है, और साथ में हमने कन्वर्जन के भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं लास्टली हैलोजन एक्सचेंज की, यानी कि कैसे हम कोई एक हेलो डेरिवेटिव रहेगा उससे हम दूसरा हैलोजन डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले क्या आता है, फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन, देखो नाम याद करो, नेम रिएक्शन है ये सब, नेम रिएक्शन 2 नंबर के आते हैं एग्जाम में। फिंकलस्टेन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड इज एक्सचेंज्ड बाय आयोडीन, ठीक है। हेडिंग डाल लो, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। होगा क्या, ये हमने क्लोराइड लिया, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। होगा क्या, NaCl बाहर निकल जाएगा और आयोडाइड हमको मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसी तरह ब्रोमाइड भी ले लो, ड्राई एसीटोन, तो क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस NaBr प्लस NaCl। तो ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या है, इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन इज एक्सचेंज्ड बाय फ्लोरीन, ठीक। कैसे होगा, ब्रोमाइड हमने लिया, क्लोराइड भी ले सकते हैं, प्लस AgF। होगा क्या यहाँ पर, CH3 CH2F प्लस AgBr। उसी तरह क्लोराइड लेंगे तो भी हो जाएगा। देखो फ्लोराइड बनाने का तरीका है ये, पहले हम क्लोराइड या तो ब्रोमाइड बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन करा देंगे तो हमको फ्लोराइड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे AgF भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे COF2 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, और SbF3 भी ले सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी लेंगे हमको ये मिल जाएगा। ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स भी देख लेते हैं, फटाक से नोट करो इसको। आइए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हेलो एल्केन्स के। तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। तो देखो होता क्या है, लोअर मेंबर्स आर गैसेस, यानी जो शुरुआत के कुछ मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। लेकिन ये दो मेथिल आयोडाइड है या आयोडोमिथेन जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। और जो उससे भी आगे के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं। क्यों, पहले गैस हुआ, फिर लिक्विड हुआ, फिर सॉलिड हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, पार्टिकल नज़दीक आएंगे, और स्टेट क्या होगा, गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड होने लगेगा। यानी यहाँ पर लिख लो, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, ठीक। चलिए अब अगला है कलर। तो प्योर हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड्स होते हैं उनको अगर लाइट में रखा जाए तो क्या होगा, उसमें कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में आता है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो अगला नंबर है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग
पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब जिस भी हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं उससे ज़्यादा इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? जैसे ये क्या है, मान लो ये इथेन है और इसी से बना है ये क्लोरोइथेन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये तो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और तो कार्बन पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये पोलर होगा, ठीक है। ये पोलर नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ड्यू टू देयर पोलर नेचर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो कि बिकॉज दे आर मोर पोलर देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बॉइलिंग पॉइंट में ही हम देखते हैं होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, इस चीज को ध्यान रखना। तो फॉर सेम हेलोजन ऑर्डर क्या मिलेगा हमको, जैसे जैसे कार्बन, अगर हेलोजन एटम सेम है तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा। तो CH3 Cl है मान लो, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, CH3 CH2 Cl, इससे ज़्यादा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। तो ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा सेम हेलोजन एटम के लिए। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब दूसरा इसमें हमको देखना है कि अगर हेलोजन एटम डिफरेंट हो और ये एल्किल ग्रुप सेम हो, तो दूसरा भी लिख लो, फॉर सेम एल्किल ग्रुप एंड डिफरेंट हेलोजन ग्रुप। तो होगा क्या, अब क्या होगा, एल्किल ग्रुप तो सेम है, तो जैसे जैसे हम हेलोजन को क्या करेंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे, क्लोरीन से ब्रोमीन जाएंगे, ब्रोमीन से आयोडीन जाएंगे, तो मोलिकुलर मास तो बढ़ेगा भाई। सबसे कम किसका मोलिकुलर मास है, फ्लोरीन का। तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी CH3 F से ज़्यादा, CH3 Cl उससे ज़्यादा, CH3 Br और उससे भी ज़्यादा CH3 I का। तो ये हो जाएगा, ये दो चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि आइसोमर्स में क्या होता है, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, इसको हम मिटाने वाले हैं। अब आइसोमर्स में देखते हैं क्या होता है, मिटा दें, चलिए। आइसोमर्स में क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा, ठीक। जैसे हम एक हेलो एल्केन लेते हैं C4H9Cl। अब इसके कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक। और एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी होगा। देखो हो क्या रहा है, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं था, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचिंग हुई, यहाँ पर और भी ब्रांचिंग हो गई। और ब्रांचिंग के साथ ये सबके सबका फॉर्मूला जो है एक ही है, ये तीनों की तीनों क्या है, आइसोमर्स हैं। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। देखो इनवर्सली का रिलेशन है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर
इसका, ठीक है, ये हो गया। हुआ क्या आखिर, ब्रांचिंग की वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम हो गया, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। फटाक से इसको नोट करो, ठीक है, इसको फटाक से नोट करो, ठीक। चलिए अब इसी में मेल्टिंग पॉइंट की भी कुछ बातें कर लेते हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये हो गया ऑर्थो वाला, ये मेटा और ये पैरा। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता तीनों में, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। 453 केल्विन, ये 446 केल्विन और ये 448 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, अक्सर यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया 260 केल्विन, 249 केल्विन और ये 325 केल्विन। मतलब ये जो ऑर्थो और मेटा है इससे लगभग 70-75 केल्विन ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यही पूछा जाता है कि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है। तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि, लिख लो, ड्यू टू मोर पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू मोर पैकिंग फ्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर is more than ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। तो ड्यू टू मोर पैकिंग फ्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट जो पैरा आइसोमर का होता है वो क्या होता है, ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होता है। इसको फटाक से नोट करो। हो गया क्या, कुछ पार्ट नहीं भी दिख रहा है? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। और हालांकि ये समझ में आ ही गया होगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये सब हो गया, अब इसको नोट कर लो। इसके बाद कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसको फटाक से नोट करो। चलिए अब और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में बचता है, जैसे एक डेंसिटी हो गया और वाटर में सॉल्युबिलिटी, इसको भी पढ़ लेते हैं और लेक्चर को, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो अगले फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या है, तो डेंसिटी लिखो, हैव लोअर डेंसिटी, हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, वाटर से कम डेंसिटी होता है, लेकिन जो ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स इज हायर देन वाटर, ठीक है। और यहाँ पर जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। तो इतना लिख लो, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो एग्जाम में आ सकता है, तो कुछ ऐसा होता है, इससे ज़्यादा डेंसिटी क्या होगा CHCl3 का, और इससे भी ज़्यादा CCl4 का डेंसिटी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ बचता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है,
इसमें वाटर में लिख लो दे आर पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है, ये पोलर तो होते हैं लेकिन कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा क्या हो जाता है, दे आर पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर unable to break hydrogen bonding between water molecules। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसको ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और ब्रेक अगर नहीं कर पाएंगे तो खुद ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे। इसलिए क्या होते हैं, ये पार्शियल सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसको फटाक से नोट करो। हो गया ये। चलिए, तो ये सॉल्युबिलिटी डेंसिटी की बात हो गई। थोड़ी सी बात हम डाइपोल मोमेंट की भी कर लेते हैं। तो देखो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम CH3I, फिर CH3Br, फिर CH3F, फिर CH3Cl। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड अलग हो गया तो इसको देख लेना अच्छे से, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको फटाक से नोट करो। हो गया ये। चलिए, तो बच्चों आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को भी कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे हेलो एल्केन्स के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।